दोस्तों पीछे के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अच्छे से समझा था, उसमें हम लोगों ने पृष्ठभूमि को समझा था और मेरे पास में अभी भी ढेर सारा टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन हम पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ नहीं पाए थे। थोड़ा सा संक्षेपण में हमने बतलाया था आपको। चलिए आज उसी सिलसिले को हम पूरा करते हैं। पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि पृष्ठभूमि में 1857 की क्रांति समाप्त होती है और क्रांति समाप्त होने के बाद जो आम जनमानस थे वो सब के सब जागरूक हो जाते हैं। जागरूक इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जो क्रांति थी 57 की क्रांति, उस समय में अगर लोगों का एक तत्व होता, अगर लोग एक साथ मिल करके रहते तो शायद हमारा देश वहीं पर आजाद हो जाता। लेकिन उस समय में एकता की भावना नहीं थी, जिस कारण से हमारा देश वहां पर आजाद नहीं हो पाया। तो ये क्रांति समाप्त होने के बाद लोग संगठित हो जाते हैं और संगठित होकर के लोग सोचने लगते हैं कि अगर हम एकजुट होकर के अंग्रेजों से अगर मुकाबला करें तो शायद अंग्रेज यहाँ से भाग सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को यह जानना होगा कि उस समय में जो है कुल प्रांत की संख्या कितनी थी। तो दोस्त मेरे, उस समय में कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। सबसे पहले आता है बंगाल प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत, बम्बे प्रांत, पंजाब प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, सिंध प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार प्रांत, मध्य प्रांत और असम प्रांत। तो ध्यान रखना है आपको कि स्वतंत्रता से पूर्व कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे ए.ओ. ह्यूम के बारे में, क्योंकि आपको जानना होगा कि कांग्रेस के पिता ए.ओ. ह्यूम को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ए.ओ. ह्यूम का जो पूरा नाम है वो क्या होता है। तो दोस्त मेरे, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे उस समय में। बंगाल सिविल सेवा के ये अधिकारी हुआ करते थे। इनका जो है ना बंगाल सिविल सेवा में ज्वाइनिंग होती है 1849 को और ये रिटायरमेंट लेते हैं 1882 ईस्वी को। ये स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे और इनको कांग्रेस के पिता के नाम से संबोधित किया जाता है। राइट, इनको आपको ध्यान में रखना है सब पॉइंट। उसके बाद इनको कांग्रेस का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीयों के साथ इनका अच्छा संबंध था, अच्छे नाते हुआ करते थे उस समय में। और साथ ही साथ इनको हर्मिट ऑफ शिमला की भी उपाधि दिया जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से आप किसको जानोगे, तो याद रहे मेरे दोस्त, ए.ओ. ह्यूम को हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसको भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और साथ ही साथ इनको जनता का बहुत अच्छा मित्र भी कहा जाता है। किनको? तो ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम के बारे में आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। ए.ओ. ह्यूम का कांग्रेस से संबंध बहुत अच्छा हुआ करता था। ए.ओ. ह्यूम का जो है ना कांग्रेस से संबंध क्या हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था उस समय में। भारतीय जनमानस में उस समय में क्या थी, असंतोष की भावना थी, गुस्सा था। क्यों गुस्सा था उसको समझते हैं। उस समय यह था कि लोग जो है ना, लोगों को कर देना पड़ रहा था। लोग ज्यादा परेशान हो रखे थे अंग्रेजों की इस नीति से। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लोग जो है ना कर दे रहे थे, उनकी खेती अच्छी सी नहीं हो रही थी, खेत सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन तब भी उनको कर देना पड़ता था। चाहे वो जहां से भी दें, लेकिन उनको देना पड़ता था। ये सबसे जो है ना ये हुआ करता था कि सारे के सारे किसान, जितने भी किसान थे, वो कर्ज के तले दब गए थे। उनके ऊपर जो है ना बहुत सारा कर्ज हो गया था क्योंकि खेत सूखा पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हो रही है, पानी का संबंध दिक्कत है। और जो है ना लोगों में ये सभी बातों को लेकर के गुस्सा की भावना जगने लगी थी। लोग गुस्सा हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और उस समय में आपको याद रखना होगा कि उस समय का वाइसराय था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ना उस समय वाइसराय हुआ करता था। तो लॉर्ड रिपन के ए.ओ. ह्यूम एक अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो लॉर्ड रिपन ए.ओ. ह्यूम को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाइए एक बार आप जो है ना मुआयना कीजिए भारत का और मुझे बतलाइए कि लोगों में हमारे प्रति क्या भावना है। तो ए.ओ. ह्यूम जाते हैं भ्रमण पर और जैसे ही भ्रमण पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जितने भी किसान हैं सब के सब अंग्रेज पर गुस्सा है। सब के सब अंग्रेज पर गुस्सा है। गुस्सा होने का कारण ये था कि किसान भाई जितने भी थे सब के सब कर्ज में डूबे हुए थे। साहूकार से वो क्या करते थे, लोन लिया करते थे, साहूकार से पैसे लिया करते थे और अपनी जमीन गिरवी रखा करते थे और उस पैसे को लेकर के वो टैक्स भरा करते थे, यानी अंग्रेजों का जो है ना लगान भरा करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब लगान भरा करते थे और उनको जो है ना पैसे उपज नहीं होती थी, खेतों में जो है ना पैदावार अच्छी नहीं होती थी, तो वो लोन चुका नहीं पाते थे। मजबूरी में जाकर के उनको जो है ना उनका साहूकार जमीन हड़प लिया करते थे। तो यहाँ पर एक लाइन रोमिला थापर लिखते हैं कि ब्रिटेन की नीतियों का परिणाम था कि भारत में साहूकार जमींदार हो गए
और किसान खेतीहर मजदूर हो गया। ये रोमिला थापर का बयान यहाँ पर आता है। बहुत अच्छी लाइन है ये। कथन है कि ब्रिटेन की नीति का परिणाम था कि भारत में साहूकार, जितने भी साहूकार थे जो पैसे लगाते थे, वो सब के सब जमींदार बन गए, और जितने भी किसान थे वो सब के सब अपने ही खेत में खेतीहर मजदूर बन जाते हैं। ये रोमिला थापर लिखते हैं। अब ए.ओ. ह्यूम भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा करके आते हैं। भारतीय जनता में असंतोष की भावना जो है व्याप्त है। किसी भी वक्त क्रांति हो सकती है, और यह क्रांति जो होगी यह 1857 की क्रांति से कई गुना बड़ी हो सकती है, और ऐसा ना हो कि हमें भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो लॉर्ड रिपन कहते हैं कि इसका कुछ समाधान है। समाधान हो सकता है, एक काम करो, सभी भारतीय नेताओं की एक बैठक करवाओ। लॉर्ड रिपन सभी भारतीय नेताओं की बैठक करवाता है, और बैठक करवाता है मद्रास में। सन होता है 1884। 1884 में सभी भारतीय नेता बैठक में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है, और सभी प्रांत के नेताओं को इकट्ठा करके अगली बैठक का आदेश देते हैं, क्योंकि उस बैठक में सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, सभी प्रांत से नेता उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए वहाँ पर एक बात रखी जाती है कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी नेता अभी नहीं आ सका, इस कारण से हम लोग पूरी बात नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम लोग अगली बैठक 1885 में करेंगे, और अगली बैठक जब 1885 में करेंगे तो पूना में करेंगे, और इसमें जो है ना सभी नेताओं को उपस्थित होना होगा। अब बात आती है 1885 की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो बैठक होनी थी 1885 में पूना में, तो क्या होता है कि पूना में उस समय में एक महामारी फैल जाती है, हैजा महामारी। तो बैठक का स्थान परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन होता है, इसको याद रखिएगा कि हैजा महामारी फैलने के कारण जो 1885 में जो बैठक होना था पूना में, वो बैठक रद्द कर दिया जाता है, और स्थान को परिवर्तित कर दिया जाता है। स्थान परिवर्तन होकर के बम्बे बनता है, यानी नया स्थान जो है ना बम्बे बनता है। और बम्बे में याद रखिएगा आप, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के लिए स्थान चुना जाता है। यहाँ पर बैठक होती है, विभिन्न प्रांत से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, विभिन्न प्रांत से जो है ना नेता सब आते हैं, जिसमें मैं बता दूं आपको कि इस बैठक में सभी प्रांत से आए हुए नेता, कुल नेता की बात अगर होती है तो 72 नेता उपस्थित होते हैं। सभी प्रांत से आते हैं नेता इसमें 1885 की बैठक में, जिसमें मैं बता दूं कि बॉम्बे प्रांत से कुल 38 कैंडिडेट वहां पर उपस्थित होते हैं। मद्रास प्रांत से 21 आते हैं, संयुक्त प्रांत से 7 आते हैं, पंजाब प्रांत से 3 आते हैं, उसी प्रकार से बंगाल प्रांत से 3 आते हैं, और बिहार से वहां पर कुल संख्या 0 होती है। तो इस प्रकार से कुल 72 नेता वहां पर उपस्थित होते हैं। एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे इस बैठक में अनुपस्थित रहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बराबर बनता है कि बतलाइए 1885 की जो बैठक हुई थी पूना में, जिसको स्थान परिवर्तित करके बॉम्बे कर दिया गया, क्या उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी आए थे? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो सुरेंद्र बनर्जी उसमें अनुपस्थित रहते हैं। क्यों अनुपस्थित रहते हैं? क्योंकि इसी समय में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही होती है, और सभी नेता इसी में व्यस्त होते हैं, जिस कारण से सुरेंद्रनाथ बनर्जी वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये बैठक चलती है। कुल 9 प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए जाते हैं। सभी के सभी प्रस्ताव सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। भारतीय लोगों के द्वारा दिए गए कर के पैसे व्यय की जांच हो। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को पहला प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। दूसरा प्रस्ताव होता है कि ब्रिटिश सैनिकों पर व्यय को 50% कम खर्च किया जाए, यानी जो उस समय में हुआ करता था, जितने भी कर आते थे उन सभी कर से ब्रिटिश सैनिक पर उससे खर्च होता था। तो प्रस्ताव में ये बात रखी गई कि जितने भी पैसे कर से आ रहे हैं उसको, उस पैसे को ब्रिटिश सैनिक पर 50% ही खर्च किया जाए। उसके बाद आती है तीसरा प्रस्ताव कि बर्मा पर अलग से शासन व्यवस्था हो, क्योंकि चौथा प्रस्ताव पारित होता है कि भारतीयों को बजट बनाने या बहस में शामिल करे। उसके बाद 5वां प्रस्ताव आता है कि इंडियन काउंसिल को भंग करना होगा। 6ठा पॉइंट आता है कि आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी करवाई जाए। जो आईसीएस की परीक्षा होती थी उस समय में, वो परीक्षा केवल और केवल लंदन में हुआ करती थी, लेकिन सभी का जो है ना ये एक मत था कि वो परीक्षा को भारत में भी करवाई जाए। इसी पर 7वां जो है ना प्रस्ताव आता है कि आईसीएस की परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया जाए। तो जो है ना उस समय में क्या था, उस समय में 19 वर्ष था, इसको बढ़ा कर कितना करना था,
23 वर्ष करना था ICS की परीक्षा की सीमा, राइट। और 8वां प्रस्ताव आता है कि सभी प्रस्ताव जो पारित हुए हैं वे सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक नेताओं को भेजा जाए ताकि वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। यानी जो भी नेता इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश से, तो ये जितने भी प्रस्ताव यहाँ पारित हुए हैं सभी के सभी प्रस्ताव को सभी प्रांतों के नेताओं को भेज दिया जाए ताकि वो इनको समझे और इनका क्रियान्वयन कर सके। और आखिरी प्रस्ताव जो होता है वो प्रस्ताव होता है कि अगले वर्ष हम कलकत्ता में बैठक करेंगे। यानी कि ये बात उसी प्रस्ताव में डिसाइड हो जाता है कि हम जब इस प्रस्ताव को लागू करेंगे तो साथ में एक लाइन और भी जोड़ दिया जाता है कि अगले वर्ष हम लोग कहाँ मिलेंगे, तो कलकत्ता में बैठक करेंगे। ये कुल 9 प्रस्ताव होते हैं। साथ में एक बात ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी एक प्रस्ताव और पेश करते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो है ना एक प्रस्ताव पेश क्या करते हैं कि हो सके तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदला जाए, और भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके रख दिया जाता है वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नया नाम देते हैं। अब बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो चलिए हम इतना को जानने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण रूपेण पढ़ेंगे, क्योंकि यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव नहीं डली है। अभी तक हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नींव नहीं डाला है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम नींव डाल लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप ये जान लो सबसे पहला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उस समय में अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, यानी WC बनर्जी को उस समय का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सचिव बनाए जाते हैं A.O. ह्यूम को, सचिव के रूप में A.O. ह्यूम आते हैं। इसकी स्थापना हो जाती है 28 दिसंबर 1885 को। आपको इतना बात याद रखना है, सचिव A.O. ह्यूम को बनाया जाता है। और A.O. ह्यूम की बात अगर हो तो 1885 से लेकर के ये 1906 तक सचिव के पद पर रहते हैं, यानी 21 वर्ष तक ये सचिव के पद की भार को संभालते रहते हैं। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन आप उठा सकते हो कि सबसे ज्यादा समय तक जो है सचिव के रूप में A.O. ह्यूम ही रहते हैं, 1885 से लेकर के 1906 तक, यानी 21 वर्ष तक सचिव का कार्य ये संभालते हैं। एक बात आपको यहाँ पर याद रखना होगा, जिस प्रांत में बैठक आयोजित होगी उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता है, ऐसा भी प्रस्ताव पारित होता है कि जिस प्रांत में बैठक होगी, या जैसे मान लीजिए अगला साल हम बैठेंगे पूना में, तो उस पूना प्रांत में जब बैठक होगी तो वहाँ के व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अगले साल हम मिलेंगे जो है सो मद्रास में, तो मद्रास के व्यक्ति यहाँ के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब प्रस्ताव जो है ना पारित होते हैं, देन कांग्रेस का गठन हो जाता है। आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, आगे की जानकारी को हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।